साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। अब देखेंगे कि अब बहुत कम ही दिन बचे हैं रीट लेवल 1 की परीक्षाओं के लिए। आप देखेंगे अब 23 और 24 जुलाई को जो है, और आज आपका 7 जुलाई हो गया, 3 इधर 13 दिन उधर आपके, और 15-16 दिन मुश्किल से बचे हैं। तो इन अंतिम दिनों में आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। उससे एक तरीका ये पता चलता है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत आइए हम आज आप जानते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लेवल 1 के लिए यानी 1 से 5 के लिए जो परीक्षा हुई थी आपकी 2021 में, तो बाल विकास के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे भी। तो आइए उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ ही मिनटों की वीडियो में देखते हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो देखेंगे इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 है आपका, उसके अनुसार गणित का मुख्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना था। तो इसमें आप देखेंगे कि शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा कि कक्षा का अधिगम होगा कि बालक के चिंतन का गणितीयकरण होगा कि गणित की विषय वस्तु होगी, आपको ये बताना था ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें आप जो देखेंगे आपका है ये बालक का चिंतन गणितीयकरण, ये आपका इसमें सही होगा। तो आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। ये बाल विकास का के अंतर्गत आए हुए ये प्रश्न थे जो आप देखेंगे 2021 के रीट लेवल 1 के परीक्षा में आए थे। वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो उसमें देखेंगे आपका पूछा है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आपको आप देखेंगे तो इसमें आपका होगा, इसमें जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत का है यही आपका इसमें से सही होगा। तो आप ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न अंतिम दिनों में काफ़ी मायने रखते हैं किसी भी परीक्षाओं के लिए। तो ये प्रीवियस के प्रश्न है 2021 में जो रीट लेवल 1 के लिए हुआ था। तो आप इस वीडियो को अगर बिना स्किप को एक बार भी देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न का। तो अगले प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न में आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे पूछा है कि कौन सी बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है प्रतिक्रिया। तो इसमें आपका होगा जो पूर्व अनुभव वाला है वो नहीं होगा। पूर्व अनुभव एक बालक को बाल्यावस्था में नहीं होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट चौथे प्रश्न की बात करें। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के अभाव में मापन करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षणों का परिकल्पित किया जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है किस प्रकार के परिकल्पित किया जाता है, आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे व्यक्तित्व को किया जाता है, बुद्धि को किया जाता है, उपलब्धि को किया जाता है, या आपको रचनात्मक को किया जाता है, आप इसमें से बताएंगे। तो आपका इसमें जो होगा वो आपका बुद्धि का होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, विकास की किस अवस्था के अंतर्गत, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, आपको इसमें ये बताना है। तो वो वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में, आपको इसमें ये बताना है। तो आप इसमें देखेंगे आपका होगा जो किशोरावस्था है वो इसमें आपका सही होगा। आप इसमें ध्यान में रखते हुए चलेंगे। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आपका आंसर बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे इन अंतिम दिनों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आइए नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करें। तो छठे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। इसमें जैविक कारक नहीं है वो आपको बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका होगा जो अभिभावक बालक संबंध होता है ये जैविक कारक के अंतर्गत नहीं आता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, सातवें प्रश्न की। तो सातवें में देखेंगे पूछा है, डाउन लक्षण का कारण क्या है, आपके डाउन लक्षण का कारण बताना है। इसमें से आपका डाउन लक्षण का क्या कारण है। तो आपका होता है त्रिगुण सूत्रता जो आपका 21 होता है वही डाउन लक्षण का कारण है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही आठवें प्रश्न की बात करें। तो आठवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है। तो आपको बताना है कि उससे आशय क्या है। तो इसमें आप देखेंगे आपका आंसर होगा जो ये प्राप्तांकों की बारंबारता आती है वही विश्वसनीयता का आपका वो
अवधारणा हो जाता है, क्योंकि जब बालक का बार बार वही पेपर कराए जाए, जो जैसे भी आप उसको एग्जाम लेंगे तो बार बार वही अंक प्राप्त करता है, तो वो विश्वास के पात्र है, विश्वसनीयता की अवधारणा को प्राप्त कर चुका है, तो वही इसमें होगा। आइए वही आगे देखेंगे। 9वें प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो आपका प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण इसमें बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका जो ये होगा MMPI होता है, ये नहीं उदाहरण, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वें में पूछा है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको इसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत बताना है। तो आपका इसमें होगा, आप जो हार्वर्ड गार्डनर जी हैं उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, ये आपको ये बताना है। तो ये करता है आपके समान प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर संकेत करता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे पूछा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। आप जीन पियाजे के अनुसार आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था इसमें पूछा है कि वो कौन सी है, तो आप इसमें देखेंगे आपकी उसकी अंतिम अवस्था हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन देखे बी में दिया है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न आप देखेंगे आनुवंशिकी के जनक का पूछा है। ये देखेंगे हर एक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछता है, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बताना है इसमें आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 14वें प्रश्न में क्या पूछा था, तो 14वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा था व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपको इसमें ये बताना था। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगर आपका इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे, जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दिया है, उस ग्रुप को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके PDF प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पे आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आइए वही नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वें में देखेंगे पूछा है 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, आपको इसमें ये बताना था। तो इसमें आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। आपको तो पता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता होना चाहिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अगर इस फार्मूला से आप निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 120, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट 16वें प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे पूछा है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों अध्यापक का अनुपात आपका कितना होना चाहिए, आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे आपका दिया है 25:1, 35:1, 40:1, 30:1। तो इसमें आपको ये बताना था कि बालक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए 30:1 होना चाहिए, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट में देखेंगे पूछा है मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण किसका है, मध्यावधि जो परीक्षा बीच में होता है वो उदाहरण किसका है, आपको इसमें ये पूछा है। तो वो है आपका उदाहरण योगात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका उदाहरण है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 18वें प्रश्न की बात की जाए तो 18वें में आपका देखेंगे पूछा है कौन सा रोग वंशानुगत है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रोग आपका वंशानुगत है जो वंश से चला आता है, तो वो होगा आपका ध्यान रखेंगे इसमें फिनाइलाक्यूटोरिन जो ये रोग है, आप यही वंशानुगत रोग है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 19वें प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, बुद्धि का निष्पादन परीक्षण आपको इसमें बताना था। तो आप बताएंगे इसमें बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन है, तो आपका भाटिया बैटरी परीक्षण होता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो आपके 2021 में बाल विकास के अंतर्गत रीट लेवल 1 में आए थे, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे एक बार अभी देख लेते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होगा। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, आपको ये बताना था इसमें।
कि उपचारात्मक जो शिक्षण है किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, आपको ये बताना था। तो इसमें आप देखेंगे धीमे गति से जो बालक सीखने वाले होते हैं उनके लिए उपयोगी साबित होता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट में आप देखेंगे पूछा था शिक्षण की खेलकूद जो विधि है किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको इसमें ये बताना था कि जो शिक्षण की आपकी खेल कूद विधि है वो किस पे आधारित है। तो इसमें आप देखेंगे आपका जो ये बुद्धि विकास का सिद्धांत है इस पे आधारित है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष पूछा था जो एनसीएफ 2005 में थी, तो आपको पता होना चाहिए यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है, आपको ये बताना था कि आरटी जो 2009 है वो किस समूह के बालकों के लिए है, आपको इसमें ये बताना था। तो ये आपका है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें में देखेंगे आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा दैहिक प्रेरक नहीं है वो बताना है। तो दैहिक मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, तो भूख शरीर से है, नींद भी, प्यास भी, उपलब्धि जो है वो आपका शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसमें ये सही होगा, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 25वें प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे दिया है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, इसमें बताना है कि जो अल्बर्ट बंडूरा जी थे उन्होंने किस अधिगम को सिद्धांत दिया था, आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है उन्होंने यही दिया था, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारण प्रस्तावित किए गए थे, आपको ये बताना है। कैटल ने कितने व्यक्तित्व के कारण प्रभावित किए थे, आपको इसमें ये बताना है। तो आप इसमें देखेंगे ये जो ये 16 है आपका, ये 16 कारक उन्होंने प्रभावित किया था, आप इस बात को प्रस्तावित किया था, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की देखें तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं से पदानुक्रमित में सम्मिलित नहीं सम्मिलित है, वो बताना है। मास्लो के पदानुक्रमित सिद्धांत में नहीं सम्मिलित है, आपको इसमें देखेंगे वो बताना था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखेंगे जो आपका ये व्यक्तिवाद व समूहवाद है वो सम्मिलित नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 28वें प्रश्न की बात करें तो 28वें प्रश्न में आपको देखेंगे पूछा है एक व्यक्ति में एक समय दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। एक व्यक्ति में ही एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, वो आपका द्वंद्व कहलाता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट में देखेंगे आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है। स्टीफेन कोरे से संबंधित आपको इसमें अनुसंधान बताना था कि कौन सा संबंधित है, स्टीफेन कोरे से संबंधित कौन सा है। तो आपका जो ये क्रियात्मक अनुबंध अनुसंधान का सिद्धांत है वो इनसे संबंधित है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 30वें प्रश्न की बात करें तो 30वें प्रश्न में देखेंगे कि आपका पूछा है शिक्षण अधिगम में मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, आपको इसमें ये बताना था कि जो शिक्षण अधिगम है उसमें मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, तो आपके अध्यापन शैली पर निर्भर करता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये थे रीट 2021 में जो देखे थे लेवल 1 के लिए आयोजित हुई थी 1 से 5वीं के लिए, तो उसके अंतर्गत ये बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।